चलो आज हो गया हमारा 19 जनवरी ना। तो आज का न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला न्यूज़ आया है गुलीन बैरे सिंड्रोम। ठीक है, इसको जीबीएस भी कहते हैं शॉर्ट में। ये रिपीटेड टॉपिक है, मल्टीपल टाइम में पहले किए हुए हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो इस जीबीएस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करने लगता है, जिससे कि मसल वीकनेस, पैरालिसिस, विजन प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा ये सब होती हैं। ये काफ़ी रेयर बीमारी है, 1 लाख में से 1 ही 2 लोगों को होता है हर साल, लेकिन ज़्यादा ये कॉमन एडल्ट्स में देखा गया है। पहली बात तो जल्दी किसी को होता नहीं है, 1 लाख में से मात्र 1-2 लोगों को होगा एनुअली हर साल, और ज़्यादातर जिनको होगा वो एडल्ट्स में होगा। ठीक, एडल्ट्स में देखा जाएगा। अब ये होता कैसे है? तो ये तो क्लियर है कि ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसको ट्रिगर कौन करता है? तो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना हमारे बॉडी में, उससे ये ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि देखो, एक है कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक बैक्टीरिया है, जिससे ये ट्रिगर हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वाला जो बीमारी है उससे ये ट्रिगर हो सकता है। जीका वायरस से ये ट्रिगर हो सकता है। एप्स्टीन बैर वायरस से ये ट्रिगर हो सकता है, या हम कोई वैक्सीनेशन लिए हैं उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है। सपोज कोविड का वैक्सीनेशन लिए थे ना, तो उस वैक्सीन से भी ये ट्रिगर हो सकता है, कोई भी वैक्सीन से। ठीक, तो ये 5-6 इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं कि क्या क्या इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं स्टार्ट होने के लिए, वो ये है। बाकी है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक, और देखो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्योर। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, मतलब इसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नो क्योर इन द सेंस कोई इसका ठीक कर देने वाला, कंप्लीटली ठीक कर देने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक, जो इसको परमानेंटली क्योर कर दे। लेकिन स्टिल कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो रिलीफ पहुंचाते हैं, पेशेंट के लाइफ को बचा के रखते हैं, जैसे कि प्लाज्मा एक्सचेंज, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट है, फिर से सपोर्टिव केयर हम देते हैं। तो ये 3 जो है ना सबऑर्डिनेट ट्रीटमेंट है, याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बुखार हुआ, पैरासीटामोल खाए, बुखार ठीक हो गया। तो बुखार के लिए एक दवा है ना पैरासीटामोल, लेकिन इस बीमारी के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाए। हाँ, इस बीमारी में जो जो समस्या होती है उसके लिए ट्रीटमेंट है। ये सब ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल करके इस गुलीन बैरे सिंड्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं या कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, परमानेंट क्योर इसका कोई नहीं है कि भैया ये गोली खा लो तो गुलीन बैरे सिंड्रोम ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 तरीके की ट्रीटमेंट ध्यान रखना, प्लाज्मा एक्सचेंज, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन ट्रीटमेंट, तो यही 2 है। एक सपोर्टिव केयर पेशेंट को देते हैं, वो तो हर बीमारी में देते हैं। ठीक, दूसरा देखो आर्टिकल 142। अभी हम पॉलिटी रिवीजन कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 142 फिर से हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ठीक, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे भी बेस्ड है। ये सुप्रीम कोर्ट के पावर में आता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, ताकि ये कोई भी लॉ या डिक्री या ऑर्डर पास कर दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट यूजिंग 142, आर्टिकल 142 का यूज करके कोई भी ऑर्डर, डिक्री पास कर सकता है, जो कि जरूरी है। किस लिए जरूरी है? कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, टू सिक्योर कंप्लीट जस्टिस। और इनका ये ऑर्डर गो बियॉन्ड लीगल प्रोविजंस के ये ऑर्डर बियॉन्ड भी जा सकता है। सपोज देखो एग्जांपल, लॉ ये कहता है चोरी करना क्राइम है, ठीक। तो मान लो कोई केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसी केस के अनुसार फैसला देगा ना। लेकिन जब 142 का यूज करेगा सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि चोरी हुआ क्यों। चोरी इसलिए हुआ कि एक इंसान ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास कोई पैसा नहीं था, और उसके फैमिली ना बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत भूखे थे, इसलिए इस इंसान ने 10 ठो बिस्किट चोरी कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, ये लॉ साइड में रखो, 142 का यूज़ करके इसको कंप्लीट जस्टिस दो, इसको खाना खिलाओ, इसको जॉब दो, इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये नेचुरल जस्टिस था। नेचुरल मॉरल जस्टिस तो ये कहता है कि भैया ये 3 दिन से खाना नहीं खाया था, इसके पास 1 रुपये नहीं थे, ये चोरी करके किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था,
बल्कि ये अपने बच्चों का और अपना पेट भरना चाहता था। तो समझ में आया सुप्रीम कोर्ट 142 का यूज़ कैसे करता है। ये एग्जाम्पल तुमको हम बस समझाएं कि 142 समझ में आ जाए। 142 में सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है कि कोई भी वो ऑर्डर पास कर सकता है जो कंप्लीट जस्टिस, नेचुरल जस्टिस देने के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट जस्टिस कह लो या नेचुरल जस्टिस देने के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो लीगल प्रोविजन के बियॉन्ड जाकर जजमेंट दे सकता है। एक और रीसेंट एग्जांपल देखो, 2024 में एक आईआईटी का कॉलेज था, हमको याद आ गया जो ये न्यूज़ में आया था 142। एक आईआईटी का कॉलेज था, उसमें फ़ी जमा करने की जो डेट थी ना, फ़ी सबमिशन डेट थी, वो 1 हफ्ते की थी। लेकिन एक बच्चा आईआईटी में रैंक लेकर आ गया था, लेकिन वो 1 हफ्ते से 2 दिन लेट हो गया। 2 दिन लेट हो गया फ़ी देने में, क्योंकि उसके पापा किसान थे। 2 दिन डिले लग गया उसको पैसे अरेंज करने में। तो कॉलेज वाले कहने लगे कि नहीं नहीं, 1 ही हफ्ते की डेट थी, अब आपका एडमिशन कैंसिल। तो इसी बच्चे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 142 इस्तेमाल किया था कि फ़ी लो और इसको एडमिशन दो। भले ये 2 दिन लेट हो गया, लेकिन मेरिट वाला स्टूडेंट है ना, आईआईटी में रैंक लेकर आया है ना, तो सिर्फ ये 2 दिन फ़ी लेट लेकर आया, इसलिए तुम इसका रैंक नहीं खा सकते हो, इसकी सीट नहीं खा सकते हो, इसको एडमिशन दो। तो ये 142 का यूज़ करके कंप्लीट जस्टिस किया कि नहीं। लॉ क्या कह रहा था, 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिलेगा फ़ी जमा करने का, लेकिन इस बच्चे को मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। समझ में आ गया 142। अब अभी ये क्यों न्यूज़ में आया है? अभी न्यूज़ में आया है कि इंडिया में एजुकेशनल क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे सुसाइड्स वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर की कमी है, वाइस चांसलर की कमी है। ये सब इशू देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वापस से 142 को इन्वोक किया है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये एजुकेशनल क्राइसिस दूर हो, सुसाइड्स जो हो रहे हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो, रिपोर्टिंग हो, ट्रैकिंग हो, और जो भी अदर गैप हैं एजुकेशन में उसको ठीक किया जा सके। तो ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इन्वोक किया है। हमारे लिए काम का 142 था, हम देख लिए। और ये थोड़ा सा मेंस का डायमेंशन, अगर हम एजुकेशन वाला पॉइंट लिखेंगे तो जुडिशियल बैकिंग से इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक देखो, एक एक्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। ठीक, इस 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 17। किसका? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। इस सेक्शन 17 में ये लिखा है, नो पुलिस ऑफिसर वुड कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसका क्या हुआ, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, और इसने अगर कोई भी क्राइम कर दिया, तो कोई भी पुलिस वाला इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? जब तक गवर्नमेंट परमिशन न दे। ये सेक्शन 17 कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी पुलिस वाला इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है जब तक परमिशन गवर्नमेंट न देगी, तब तक, चाहे वो कोई भी क्राइम किया हो। ठीक, अब ये तो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है कि नहीं? आर्टिकल 14 इक्वलिटी के अगेंस्ट। तो इसी के आधार पे एक विनीत नारायण केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया ये सिंगल डेरिवेटिव को। सिंगल जो डायरेक्टिव चला आ रहा है ना, ये वाला, ये जो सिंगल डायरेक्टिव था कि जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये गवर्नमेंट का ये जो सेक्शन 17 था, इसको क्वेश कर दिया, खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश कर दिया, सिंगल डायरेक्टिव्स, इसको सिंगल डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, इसको ना सिंगल डायरेक्टिव भी कह रहे हैं। ठीक, तो इसी को खत्म कर दिया पूरी तरीके से। कौन से केस में? विनीत नारायण केस में। कौन से ग्राउंड पे? कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर कुछ क्राइम किया है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होगी? कर सकता है पुलिस वाला, गवर्नमेंट की परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन सेक्शन 17 ये कहता है कि जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा तब तक इंक्वायरी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में। सिंगल डायरेक्टिव को क्वेश कर दिया। सिंगल डायरेक्टिव मतलब जब तक गवर्नमेंट डायरेक्टिव नहीं देंगी हम इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, तो उसी को क्वेश कर दिया। अब ये तो खत्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक एक्ट। उस एक्ट का नाम था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में। साथ ही साथ सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस कर दिया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये मल्टीपल टाइम किए हुए हैं, जब CBI कराए हैं ना, तब ये एक्ट कराए हैं। CBI पावर यहीं से डिराइव करता है।
हाँ, तो सीबीआई भी पावर इसी एक्ट से लेता है। खैर सीबीआई तो बात की बात है, छोड़ो, सीबीआई को बाद में करेंगे। तो ये एक्ट मेरा कहना था कि हम पढ़ाए हुए हैं, डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर में मल्टीपल टाइम, अभी रिवीजन चल रहा है तो ये हम पढ़ते रहेंगे ये एक्ट। तो ये विनीत नारायण के जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था उसको, गवर्नमेंट के 17A को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाले को, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास करने के लिए गवर्नमेंट ने सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट लेकर आ गई और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ दी। क्यों जोड़ी? ताकि वापस से सिंगल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस हो जाए, ये वापस से आ जाए। वापस से आ गया है मतलब जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। ये वापस से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको विनीत नारायण केस में ही खत्म कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस विनीत नारायण केस को बाईपास कर दिया, नया एक्ट लेकर आ गई, नया सेक्शन जोड़ दिया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, और वापस से सिंगल डायरेक्टिव लेकर आ गई ये वाली, कि जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा किसी भी सरकारी कर्मचारी पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है पुलिस। ये वापस से आ गया। अब वापस से अभी 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको चैलेंज किया है कि ये तो इक्वलिटी के खिलाफ है। अब ये चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है, जो फैसला देगी हम तुमको बता देंगे। तो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट। ठीक, आगे बढ़ो। ये हिस्ट्री का फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल आएगा। बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का एंशिएंट में से, और वो पूछता है। तो पिपरावा रिलिक्स 1989 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कहाँ पे? और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो पिपरावा स्तूपा उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। माना जाता है कि लॉर्ड बुद्ध भगवान जो थे यहीं पे जन्म लिए थे। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में है, और शाक्या क्लैन ने इस इंस्क्रिप्शंस को लिखा है, ऐसा माना जाता है। इंडिया ने इस रेलिक को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे के रखी है। रेलिक्स एज AA एंटिक्विटीज, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये जो रेलिक है पिपरावा रेलिक का, इसको AA एंटिक्विटीज रेलिक्स का दर्जा मिला हुआ है, मतलब इस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होगी। इसका एक्सपोर्ट, सेल, ऑक्शन, रिमूवल सब प्रोहिबिटेड है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक, अब आगे एक कहानी देखो। जब बुद्ध भगवान का डेथ हुआ था ना, जो परिनिर्वाणा हम जिसको कहते हैं, तो उनके डेथ के बाद उनका जो क्रीमेटेड रेलिक्स था उसको 8 किंगडम में डिवाइड किया गया। हाँ, तो उसको 8 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, मतलब 8 राजाओं के बीच इसको डिवाइड किया गया, और एक एक्स्ट्रा ब्राह्मण थे जिनका नाम द्रोणा था। जब बुद्ध भगवान को परिनिर्वाण मिला, उनके बाद उनका जो क्रीमेशन हुआ था ना, तो उस क्रीमेशन के रेलिक्स को 8 राजाओं में, 8 किंगडम में बांट दिया गया। 8 राजाओं में बांटा गया, और एक ब्राह्मण था जिसका नाम द्रोणा था, इसमें बांटा गया। तो टोटल कितने लोग में बांट दिया गया? 9 लोगों में। ठीक, और जितने भी रिसेप्टेंट थे, कौन? 9 ये रिसेप्टेंट थे ना, 8 ये, 1 ये, तो 9 रिसेप्टेंट ने हर एक उस सीमेंटेड रेलिक से एक एक स्तूपा बनाया, ताकि वो जो रेलिक्स था उसको इंश्राइन कर किया जा सके। अब 9 लोग कौन कौन थे, तो वो ध्यान रखना किस किस किंगडम के थे। राजगीर, वैशाली, पावा, कपिलावस्तु, अलकपा जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, रामगरा, वेथादीपा, कुशीनगर और पिपालीविना। ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ये 9 जगह है जहाँ पे उनका वो रेलिक्स, ये जो 8 एक 9 थे, और वो स्तूपा में बनाए थे इसको। तो ये ध्यान रखना। 9 वो इसमें से 4 का नाम दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन कौन सा ये रेलिक्स में आता है बुद्धा के, या 3 का सही नाम दे देंगे, एक कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, बताएंगे, बोलेंगे कौन सा पेयर सही है। तो ये 9 का नाम ध्यान रखना, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको रटना पड़ेगा क्योंकि बुद्धिज्म से वो सवाल पूछता है। ये भी ध्यान रखना, 8 और 1। ठीक, अभी और फैक्ट है आगे, अभी वो भी देखोगे। तो साथ ही साथ इसके बाद क्या हुआ, ये लोग तो रेलिक्स बना दिए, स्तूपा बना दिए। देखो, इन लोगों को रेलिक्स मिला 8 एक प्लस 9 को। अब 9 लोगों ने इस रेलिक्स से स्तूपा बना दिया, टू बिल्ड ए स्तूपा बना दिया, ताकि इस रेलिक्स को, इनके रेलिक्स को इंश्राइन किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके बुद्धिज्म को। कहाँ कहाँ पे बनाया, सो लिखा हुआ है। ठीक, फिर बाद में अशोका आया, अशोका का रूल आया। अशोका के रूल में अशोका ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया इन सारे स्तूपा को। अशोका रीडिस्ट्रीब्यूटेड दिस रेलिक्स, ये जो रेलिक्स थे ना, उनको वापस से इस स्तूपा से निकाला और अलग अलग 1000 ऑफ स्तूपा में जाकर रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और 1000 ऑफ स्तूपा बनवाए अपने एम्पायर में। स्तूपा ऑफ रामगढ़, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रामगढ़
रामग्रामा का जो स्तूपा है ना वो बहुत यूनिक है। यूनिक क्यों है? बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड टू रिमेन अनटच्ड। ये अभी तक अनटच्ड है, इसको कोई छुआ नहीं है और एकदम ये ओरिजिनल रेलिक्स यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए स्तूपा ऑफ रामग्रामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हिस्ट्री का फैक्ट था। एक और फैक्ट देखो, ये भी फैक्ट है, ट्राइबल फैक्ट है। समक्का एंड सरलम्मा यात्रा, तो ये एक यात्रा निकाला जाता है तेलंगाना में, बाइनियल निकाला जाता है। बाइनियल मतलब हर एक 2 साल पे निकाला जाता है और ये ट्राइबल स्पिरिचुअल फेस्टिवल है जिसमें कि जो ट्राइबल लोग हैं वो ऑनर देते हैं किनको? 2 औरत थी, एक समक्का और एक सरलम्मा। तो ये समक्का जो है ना, ऐसा माना जाता है उन ट्राइबल्स लोग के द्वारा कि ये फॉरेस्ट से जन्मी औरत थी, ये फॉरेस्ट की बेटी थी। और इस समक्का की बेटी थी सरलम्मा, इनकी बेटी थी ये सरलम्मा। तो सरलम्मा की माँ कौन? समक्का, ये ध्यान रखना। तो इन्हीं दोनों को ऑनर देने के लिए ये यात्रा निकाला जाता है तेलंगाना में। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन इन वर्ल्ड। मतलब ये तो माना जाता है कि ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, साथ ही साथ ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग भी है पूरे दुनिया का। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड ओनली टू कुंभ मेला। पहले नंबर पे कुंभ है, सेकंड नंबर पे ये सरलम्मा सकम्मा यात्रा है। ठीक, और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो तेलंगाना के मेदरन विलेज में, बुलुंगू डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। लोकेटेड इनसाइड, अब ये लोकेटेड कहाँ पे है ये? तो इथुरना ग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये लोकेटेड है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दंदारकन्या फॉरेस्ट बेल्ट का पार्ट है। ऐसे ऐसे साउथ के नाम होते हैं कि यार। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि ये कहाँ लोकेटेड है? तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस फॉरेस्ट बेल्ट का पार्ट है। ठीक, अब ये यात्रा कब निकाला जाता है? तो पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन निकाला जाता है और जो हिंदू मंथ माघ महीना है ना हमारा, जनवरी वाला, इसी महीने में निकाला जाता है। ठीक, अब समक्का देख लो। तो समक्का जो थी, तुमको हम पहले ही बताएं, वो माँ थी और सरलम्मा जो उनकी बेटी का नाम है। इन्होंने काकतीय रूलर के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। वो जो टैक्स ले रहे थे उनके खिलाफ ये लोग बहुत प्रोटेस्ट किए थे और प्रोटेस्ट करते करते इनकी वो डेथ हो गई थी। और इनके डेथ के बाद से ही इनको रिमेंबर किए जाने लगा, याद किए जाने लगा कि ये ट्राइबल रेसिस्टेंस की एक तरीके से फाउंडर है। ट्राइबल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, तो कोई अपोजिशन किया ना तो ट्राइबल रेसिस्टेंस के लिए इनको याद किए जाने लगा और इनके सेक्रीफाइसेस को हम याद करने लगे। वो ट्राइबल लोग, इनको हम परमानेंटली मंदिर में रख के पूजा नहीं करते हैं, बस एक माघ महीना जो आता है उस टाइम पे हम इनका पूजा करते हैं। ठीक, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये माघ महीना, तो सिर्फ इस माघ महीना पे हम पूजा इनकी करते हैं। और कौन लोग इनकी पूजा करते हैं? तो ये कोया आदिवासी लोग करते हैं। कोया आदिवासी का मानना है कि ये इनके एंसेस्ट्रल गॉड हैं, ये ध्यान रखना। हर महीना इनका पूजा नहीं कर रहे हैं, हर एक दिन मंदिर में जाके पूजा नहीं कर रहे हैं, बस 2 साल में एक बार, बाइनियली एक बार इनका हम पूजा करते हैं माघ महीने में। ठीक, नॉट वर्शिप परमानेंटली इन टेम्पल, ध्यान रखना। इनको क्या ऑफरिंग की जाती है? तो इनको 1 ग्राम ऑफरिंग की जाती है, जैगरी जिसको बोलते हैं। सोना और पैसा इनको ऑफर नहीं किया जाता है ताकि इक्वलिटी शो हो सके। ठीक, अब इसमें पूजा क्या क्या होता है? तो एक सैक्रेड पेड़, पवित्र पेड़ है, उसका हम पूजा करते हैं। बैम्बो टोटम्स, टोटम्स मतलब उसको छूना नहीं है। उसमें देखो, ट्राइबल्स लोग में एक टोटम्स वर्ड का यूज होता है। ट्राइबल्स लोग ना किसी भी चीज को टोटेम मान लेते हैं। टोटेम मान लेना मतलब, मान लो ये पेड़ है, ये जानवर है, ये पत्थर है, ये छोटा सा कुछ भी है, तो ये इनका एक भरोसा है ट्राइबल का कि इसमें मेरे भगवान या एंसेस्टर गॉड या हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट वास करते हैं इसमें, और इसी को ये टोटम बोल देते हैं कि इसका छूना पाप है, इसको डिस्ट्रॉय करना पाप है। टोटेम मतलब कि इसमें हमारे भगवान, हमारे स्पिरिचुअल गुरु, घोस्ट स्पिरिट जो भी हैं उनका वास है इसमें। इनको टच करना मतलब महातबाही को आमंत्रण करना, ऐसा ट्राइबल बिलीव करते हैं। तो टोटेम मतलब समझ जाना कि ये उस ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है जिसमें आदिवासियों का, ट्राइबल्स लोग का बिलीफ है कि जो उनके एंसेस्ट्रल सोल हैं, उनके भगवान जो हैं वो इसी में वास करते हैं, और इसको अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, इधर से उधर मूव कर देंगे, तब तो महाप्रलय आ जाएगा, ऐसा कहना है, मतलब मानते हैं, बिलीफ है। तो एक बैम्बू टोटम है, मतलब एक बैम्बू का पेड़ है, एक बैम्बू का पेड़ है ऐसे, जिसको वो लोग मान रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सकन्या और सकम्मा का इन्हीं में वास है। ठीक,
फिर से फ्लैग लेकर वो लोग आते हैं, क्लैन का सिंबल लेकर आते हैं, पूजा करते हैं। इसमें कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती है, रेदर देन आइडल्स, कोई मूर्ति पूजा नहीं हो रही है। डुगोंग मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में अभी आएगा, रिवीजन शुरू कर दिया ना, जून वाला खत्म हो जाएगा अभी 1-2 दिन में। आज 1-2 दिन क्या यार, आज ही डाल देंगे, हो चुका है, ऑलमोस्ट 70% बन चुका है। डगोंग देखो, ये मल्टीपल टाइम किया हुआ है, मल्टीपल टाइम देखेंगे इसको, लेकिन फिर से देख लो, ये काफ़ी बड़े होते हैं और स्लो मूविंग मरीन एनिमल है, मैमल है, एनिमल मैमल जो कह लो, मैमल की कैटेगरी में आते हैं, समुद्र में रहते हैं, स्लो मूविंग, धीरे चलते हैं और बड़े होते हैं। इनको हम सी काऊ भी कहते हैं। ये की स्टोन स्पीसीज हैं, सी ग्रास पे फीड करते हैं और ये इकलौते हार्बीवोरस हैं जो मरीन मैमल हैं। मतलब ऐसा कोई मरीन मैमल नहीं है जो हार्बीवोरस हो सिवाय डगोंग के, ये फैक्ट ध्यान रखना। सी ग्रास ये खाते हैं और ये स्ट्रिक्टली मराइन है, सिर्फ समुद्र में देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में ये इंटर नहीं करते हैं। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। इनको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं। कैसे? ये हेल्प करते हैं ताकि सी ग्रास वापस से रीजनरेट हो और मरीन डाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं। इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। अलग अलग जो कोस्टल और इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं वो लिंक करते हैं इसको एंशियंट मरमेड लीजेंड से, मतलब इसकी पूजा वही टोटेम बिलीफ जो तुमको अभी बताए, तो जो कोस्टल और इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं वो उसको इससे लिंक करते हैं, ध्यान रखना। ये डगोंग के बारे में फैक्ट था। अब IBIOS 2026, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम। 2026 की ये स्कीम आई है, RBI लाया है इसको। ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2026 से। और ये क्यों लाया गया है? तो जो कस्टमर का ग्रीवांस रीएड्रेसल है ना, कस्टमर्स की जो भी ग्रीवांसेस है उसका फास्ट सॉल्यूशन हो, तो ये बैंकिंग में एक सवाल पूछ सकता है। बैंकिंग में UPSC खूब सवाल पूछता है, तो ये पूछ सकता है रिसेंटली IBIOS सीन इन न्यूज़ रिलेटेड विथ व्हाट। और जल्दी इसको कोई कवर भी नहीं करेगा क्योंकि ये इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से होने वाला है, तो अभी इसका चर्चा भी नहीं होगा, लेकिन UPSC पूछ देगा यहीं से। वो उसको इससे थोड़ी मतलब है, वो सीधा पूछेगा RBI ने लॉन्च किया है, इसका काम क्या है, तो ग्रीवांस रीएड्रेसल। ठीक, चलो ये 7वां टॉपिक था। एक टॉपिक तुमको कल कराएंगे, आया तो था आज, लेकिन आज जो कहानी है वो रिपीटेड है। ग्रीनलैंड का डिबेट तुम अभी बहुत सुन रहे होगे, हम कराए नहीं कराए हैं ना, क्योंकि अभी इसमें ऐसा कुछ कराने जैसा आया नहीं है। ग्रीनलैंड की सारी कहानी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेनमार्क का एंगल डिस्कस कर चुके हैं, US इसमें क्यों इंटरेस्टेड है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। US जब प्लान बना रहा था ना कि ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, तब से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तुमको रिवीजन में दिखाएंगे, लेकिन चिंता नहीं करना है, ये रिवीजन के भरोसे नहीं रहेगा। ये कल का पहला टॉपिक हमारा ग्रीनलैंड ही होगा, और ग्रीनलैंड की ऐसी कहानी कराएंगे कि इसका हिस्ट्री और अभी करंट कंटेक्स्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जितना न्यूज़ में आया था वो हमारे काम का नहीं था, UPSC उससे सवाल नहीं पूछेगा। अब जो मेरे साथ रेगुलर करंट अफेयर कर रहे हैं उनको एक बात ध्यान में होगा कि US इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है कि हम बोले थे कि क्या लगता है US के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं रहा है, हम बोले थे सारा यूरोपियन नेशन एक हो रहा है, रसिया के साथ अलाइंड हो रहा है। बताए थे, जो रेगुलर कर रहे होंगे उनको याद आ गया होगा, बताए थे रसिया के साथ अलाइंड हो रहा है, यूरोपियन यूनियन, जॉर्जिया, इटली, जर्मनी, इंडिया के साथ वो कंसल्ट में आ रहा है। ये चीज़ तुमको हम कराए थे। तो US अकेला हंगामा नहीं कर रहा है, इसके बैकड्रॉप में चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ तुमको हम बताए थे, ये जल्दी पेपर में दिखेगा नहीं, लेकिन दिखेगा जरूर किसी न किसी दिन। आज का हिंदू खोलना, ग्रीनलैंड का टॉपिक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि यूरोपियन नेशन के 9 कंट्रीज़ ने ग्रीनलैंड में अपने अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे हैं ताकि यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा सके। और ये सीधा शोकेस कर रहे हैं US को कि यूरोपियन यूनियन के देश यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर US इसका एक्शन लेगा, ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा, तो उसको उसके रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे। तो याद आ गया कहानी, आज से कुछ दिन पहले हम बताए थे, ऐसे ही कहानी सुनाए थे स्केच खींच के कि US इतना हंगामा कर रहा है, ठीक है, उसके बैकड्रॉप में भी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो इतने देश हैं वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि US को करने देंगे कि तुम तबाही मचाओ, हम यहाँ झाल बजा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। कहानी चल रही है US के पीछे भी, जिसका एक एविडेंस तुमको मिल गया कि ग्रीनलैंड में यूरोपियन यूनियन के फोर्सेस जाकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। UK हो, फ्रांस हो, सब बोला है कि US का ये एक्शन गलत है। फ्रांस तो G7 का मेंबर है, तब भी बोला है कि ये गलत है। तो अभी देखो ना कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो जो बताए थे वो सही हुआ ना, बस चलते रहो। कुछ कुछ ऐसे राज हैं जो मुझे पता है, आगे जाकर वो पता चलते हैं। जस्ट किडिंग, इन्फॉर्मेशन के डेप्थ में जाओगे तो तुम लोग भी प्रिडिक्ट इसको कर लोगे, लेकिन वो कहानी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ग्रीनलैंड पे जो भी UPSC की ज़रूरत है ना, वो तुमको मैं करा दूंगा कल ग्रीनलैंड ख़त्म हो जाएगा।
इसका हिस्ट्री कराएंगे पहले कि ये डिस्प्यूटेड है, डेनमार्क से इसका डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, ठीक। तो इसकी हिस्ट्री कराएंगे, क्योंकि यूपीएससी को पूछना होगा तो प्रीलिम्स में वो यहाँ से पूछेगा। वो ये थोड़ी पूछेगा यूएस कब्जा करना चाहता है कि नहीं, वो येस और नो ट्रू फॉल्स थोड़ी पूछेगा, ग्रीनलैंड की हिस्ट्री से पूछेगा ना। तो पहले ये कराएंगे, क्यों यूएस इंटरेस्टेड है यहाँ, ये कराएंगे, ये मेंस का डायमेंशन हो जाएगा। और इसका फाइनल क्या पार्ट हो सकता है वो कराएंगे। ग्रीनलैंड कल खत्म कर देंगे, अभी तक जितना ग्रीनलैंड पे चर्चा हुआ है वापस से, ठीक। चलो टेक केयर। आज का करंट अफेयर इतना ही था। मेंस का क्वेश्चन आज कुछ बनना नहीं है यार, देखो प्रीलिम्स फैक्ट, साइंस और हेल्थ से रिलेटेड ये प्रीलिम्स फैक्ट, आर्टिकल 142 पॉलिटी का प्रीलिम्स फैक्ट, ये भी पॉलिटी के न्यूज ध्यान रखना, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर, ट्राइबल, ये वाला कोया आदिवासी, ये हमारा फिर से इन्वायरमेंट और जो एनिमल स्पीसीज प्रीलिम्स फैक्ट वो पूछता है वो, और ये IBIOS, ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर बन सकता है। दैट्स इट। तो इसमें कुछ मेंस जैसा डायमेंशन था नहीं। अब तो तुम लोग इतना मल्टीपल डायमेंशंस मेंस कर लिख लिए होगे, खुद रियलाइज कर रहे होगे जो रोज लिख रहा है उसको एहसास हो रहा होगा कि उसके कितने टॉपिक्स और कितने ब्रॉड टॉपिक्स कवर हो गए हैं GS 1 2 3 मिलाकर। तो अभी तो 4 महीना और करना है, घबराना नहीं है, हो जाएगा सब। ग्रीनलैंड कल कराते हैं, आज मेंस का कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो तुम लोग खुद चाहो तो कुछ क्वेश्चन अगर हो तुम लोग के पास तो लिख के भेज दो, हम इवैल्यूएट कर देंगे। चलो टेक केयर।